नमस्कार। चलिए जरा कल्पना करते हैं एक ऐसे भारत की जो आज की तरह एक देश नहीं बल्कि 16 अलग-अलग राज्यों में बटा हुआ था। ये छठी शताब्दी ईसा पूर्व का दौर था, जहां हर राजा की आंखों में बस एक ही सपना था, चक्रवर्ती सम्राट बनने का। तो ये कहानी है उसी महत्वाकांक्षा और टकराव की जिसने भारत के पहले साम्राज्य को जन्म दिया। तो सवाल ये उठता है कि इस महामुकाबले में जहां हर कोई जीतने की होड़ में था, आखिर ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ एक राज्य यानी मगध बाकी सबको पछाड़कर भारत का पहला महान साम्राज्य बना। आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। इस सफर में हम सबसे पहले उस 16 राज्यों की भूमि को समझेंगे, फिर जानेंगे कि वो कौन से बीज थे जिनसे एक नए युग की शुरुआत हुई। हम मगध के बड़े बड़े प्रतिद्वंदियों से मिलेंगे, देखेंगे कि कैसे नई आस्थाएं जन्म ले रही थीं, और आखिर में मगध की जीत का वो सीक्रेट जानेंगे और मिलेंगे उन लोगों से जिन्होंने इस साम्राज्य की नींव रखी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं 16 महाजनपदों के युग से। महा यानी महान और जनपद मतलब लोगों का बसेरा। ये वो ताकतवर राज्य थे जो छोटे छोटे कबीलों से निकलकर उस दौर की पॉलिटिक्स के सबसे बड़े खिलाड़ी बन चुके थे। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि हमें इस दौर की जानकारी किसी राजा के लिखवाए इतिहास से नहीं बल्कि अंगुत्तर निकाय जैसे बौद्ध और भगवती सूत्र जैसे जैन ग्रंथों से मिलती है। ये धार्मिक ग्रंथ हमें उस समय के राजनीतिक नक्शे की एक बड़ी अनोखी तस्वीर दिखाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये राज्य इतने बड़े और शक्तिशाली बने कैसे? इसका जवाब सिर्फ राजनीति में नहीं बल्कि उस दौर की टेक्नोलॉजी, खेती और समाज में हो रहे एक बहुत बड़े बदलाव में छिपा है। चलिए इन बदलावों की जड़ों तक चलते हैं। इसे जरा सही संदर्भ में देखते हैं। लगभग 1900 ईसा पूर्व में हड़प्पा सभ्यता खत्म हुई, उसके बाद वैदिक युग आया, और फिर सदियों बाद लगभग 600 ईसा पूर्व में इसी वैदिक समाज की राख से महाजनपदों का दौर शुरू हुआ, जो भारत को एक बिल्कुल नए रास्ते पर ले जाने वाला था। और ये सब एक डोमिनो इफेक्ट की तरह था। लोहे के औजारों ने खेती में क्रांति ला दी। पहली बार जरूरत से कहीं ज्यादा अनाज पैदा होने लगा, और यही एक्स्ट्रा अनाज वो नींव बना जिस पर बड़े बड़े शहर, नए नए व्यापार और सबसे जरूरी राजाओं की अपनी परमानेंट सेनाएं खड़ी हुईं। और इसी दौर में एक और क्रांति हुई, पैसों की। इतिहास में पहली बार पंचमार्क सिक्के सामने आए। अब व्यापार सिर्फ चीजों के बदले चीजें लेना देना नहीं रहा। इन सिक्कों ने तो जैसे इकोनॉमी को पंख लगा दिए, जिससे व्यापार बढ़ा और राज्यों के खजाने भरने लगे। लेकिन मगध अकेला नहीं था। उस दौर में कई और ताकतवर महाजनपद थे जो सत्ता के लिए होड़ कर रहे थे। आइए उनमें से कुछ बड़े दावेदारों पर एक नजर डालते हैं। इस दौड़ में कई बड़े खिलाड़ी थे। एक तरफ था अमीर काशी, जिसके रेशमी कपड़ों की दुनिया दीवानी थी, तो दूसरी तरफ था ताकतवर कौशल, राजा प्रसेनजित और भगवान राम की विरासत से जुड़ा राज्य। और पश्चिम में ज्ञान का केंद्र था गांधार, जहां की तक्षशिला यूनिवर्सिटी में दुनिया भर से लोग पढ़ने आते थे। पर इन सब में सबसे अलग था वज्जी महासंघ। जहां बाकी सब जगह राजा का बेटा ही राजा बनता था, वहीं वज्जी एक गणराज्य था, दुनिया के पहले ज्ञात गणराज्यों में से एक। यहां शासक खानदान से नहीं बल्कि चुनाव से आते थे। ये उस दौर का एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार था। इस राजनैतिक महासंग्राम के साथ साथ भारतीय समाज के अंदर भी एक वैचारिक क्रांति पनप रही थी। आम लोग बड़े बड़े यज्ञों, पशु बलि और महंगे वैदिक कर्मकांडों के बोझ तले दबा हुआ महसूस कर रहे थे। लोगों के मन में सवाल उठ रहे थे, क्या धर्म का मतलब सिर्फ बलि चढ़ाना ही है? क्या मोक्ष पाने का हक सिर्फ उसे है जो महंगे यज्ञ करवा सके? इसी बेचैनी और असंतोष ने नए विचारों के लिए दरवाजे खोल दिए। और इसी वैचारिक मंथन से दो महापुरुष सामने आए, महावीर और गौतम बुद्ध। उन्होंने कर्मकांड की जगह करुणा और नैतिकता का एक सीधा सरल रास्ता दिखाया। और उनकी सबसे क्रांतिकारी बात यह थी कि मोक्ष का अधिकार जन्म से नहीं, कर्म से मिलता है। एक ऐसा विचार जिसने सदियों पुरानी जाति व्यवस्था की नींव हिला दी। तो एक तरफ ताकतवर प्रतिद्वंदी थे और दूसरी तरफ समाज बदल रहा था। अब हम इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। वो कौन से खास फायदे थे जिनकी वजह से मगध को जीत मिली? तो घूम फिर कर सवाल वहीं आ जाता है, इतने सारे दावेदारों के बीच आखिर मगध ही क्यों? क्या था उसके पास जो किसी और के पास नहीं था? मगध का पहला तुरुप का इक्का था उसका भूगोल। इसकी पहली राजधानी राजगृह 5 पहाड़ियों से घिरा एक अभेद्य किला थी, और नई राजधानी पाटलिपुत्र तो एक जल दुर्ग थी।
नदियों से घिरा एक ऐसा टापू जिस पर हमला करना किसी भी सेना के लिए एक बुरे सपने जैसा था। दूसरा फायदा था रिसोर्सेस। गंगा के मैदानों की उपजाऊ जमीन सेना का पेट भरती थी। पास के जंगलों से मिला लोहा घातक हथियार बनाता था, और नदियां व्यापार की हाईवे की तरह थीं, जो राज्य के खजाने में लगातार सोना चांदी भरती रहती थीं। और तीसरा और शायद सबसे बड़ा फायदा था युद्ध हाथी। मगध के पास हाथियों की एक विशाल सेना थी। ये युद्ध के मैदान के टैंक थे जो दुश्मन की पैदल सेना और घुड़सवारों की लाइनों को कागज की तरह फाड़ देते थे। ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक हथियार था जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। लेकिन सिर्फ संसाधन ही काफी नहीं होते। उन्हें इस्तेमाल करने के लिए एक महत्वाकांक्षी और दूरदर्शी लीडरशिप की भी जरूरत होती है। और यही मगध के शासकों ने अपनी काबिलियत दिखाई। इस साम्राज्य की नींव रखी हर्यंक वंश के राजाओं ने। पहले आए बिंबिसार, एक चतुर रणनीतिकार जिन्होंने तलवार से नहीं बल्कि शादी के गठबंधनों से साम्राज्य को बढ़ाया। और फिर आया उनका बेटा अजातशत्रु, जिसकी महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं थी। उसने सत्ता के लिए अपने पिता को ही कैद कर लिया और वज्जी गणराज्य को घुटनों पर लाने के लिए 16 साल तक एक विनाशकारी युद्ध लड़ा। और ये विस्तार का पहिया रुका नहीं। हर्यंक वंश के बाद आए शिशुनाग और फिर नंद राजवंश ने मगध की इस आग को और हवा दी। पीढ़ी दर पीढ़ी उन्होंने साम्राज्य को इतना फैला दिया कि लगभग पूरा उत्तर भारत मगध के झंडे के नीचे आ गया। मगध ने भारत को एक साम्राज्य का सपना तो दिखा दिया था, लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ अभी आना बाकी था। सवाल यह है कि कैसे दो गुमनाम चेहरे, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य, इतिहास के पन्नों से निकलकर ताकतवर नंदों के सिंहासन को उखाड़ फेंकेंगे और भारत के सबसे महान साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की नींव रखेंगे। ये कहानी अगले अध्याय के लिए है।